बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, स्टैटिस्टिक लेक्चरर, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट डायरेक्टर स्टैटिस्टिक और स्टैटिशियन से में जो ओल्ड पेपर के एमसीक्यूज है वो मैं आपको बताऊंगा। ये सीरीज का चौथा लेक्चर है, एमसीक्यूज पार्ट 4 है ये। तो ये स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने ओल्ड पेपर में जो जो एमसीक्यूज बार बार रिपीट हो चुके हैं वो मैंने एमसीक्यूज डाले हुए हैं। ये बार बार रिपीट होते हैं, काफ़ी टेस्ट में ये रिपीट हो चुके हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इसका पार्ट 4 है। अब इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ वी प्लॉट द मोर देन टाइप एंड लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेम सेट ऑफ डेटा, देयर ग्राफ इंटरसेक्ट एट द पॉइंट व्हिच इज नोन एज। अगर हम लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं, ठीक है, सेम डेटा का लेस देन और मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाए, देयर ग्राफ्स, उनका ग्राफ है जो इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे, उसको हम क्या कहेंगे। अगर हम बनाते हैं, ऑप्शन देख लें, वो मीडियन होगा, मॉड होगा, मीन होगा या नन ऑफ द अबव होगा। जब हम लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं और मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, जो उनकी कर्व बनती है, लेस देन टाइप मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो बनाते हैं, ठीक है, ये ऐसे बना दिए, लेस देन टाइप, ये मोर देन टाइप। यहाँ पे ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा इसको हम मीडियन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक्स वैल्यूज रख दी, यहाँ पे हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रखते हैं CF, ठीक है। लेस देन टाइप, लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जब ये कर्व बनती है, दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होता है इसको हम मीडियन कहते हैं अगर सेम डेटा का, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला आ जाता है, मीन ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यू इज बेस्ड ऑन, जो मीन होता है वो कितनी वैल्यूज पे बेस कर रहा होता है। मीन ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यू इज बेस्ड ऑन, ऑल वैल्यूज पे बेस कर रहा होता है, 50% वैल्यूज पे बेस कर रहा होता है, फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू पे बेस कर रहा होता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पे बेस कर रहा होता है। तो ये मीन जो होता है ये सारी वैल्यूज के ऊपर बेस कर रहा होता है, ऑल वैल्यूज के ऊपर बेस कर रहा होता है। सम करते हैं, डिवाइड बाय करते हैं ग्रुप डेटा में, ग्रुप डेटा के फार्मूला आपको पता है। तो ये सारी वैल्यूज इसमें यूज हो रही होती हैं, सारी वैल्यूज को यूटिलाइज हम कर रहे होते हैं। तो ऑल वैल्यूज पे बेस कर रहा होता है अरिथमेटिक में। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। विच मीन इज मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम वैल्यूज किसको सबसे ज्यादा अफेक्ट करती हैं अरिथमेटिक में, ये ज्योमेट्रिक मीन को, हार्मोनिक मीन को, या अरिथमेटिक मीन को, या ट्रिम मीन को। तो सबसे ज्यादा अरिथमेटिक मीन एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर सही है, करेक्ट। नेक्स्ट पे आ जाए तो, द मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड विद ओपन एंड क्लासेस इन केस ऑफ ग्रुप डेटा इज, ग्रुप डेटा के केस में अगर हमारे पास ओपन एंड क्लासेस हैं तो मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू कौन से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते इनमें सब में से, एक्सट्रीम वैल्यूज ओपन एंड क्लासेस के केस में, ठीक है। ओपन एंड क्लास केस में हम मीडियन, मॉड और थर्ड क्वार्टाइल ये फाइंड कर सकते हैं। अरिथमेटिक मीन जो है हम ओपन एंड क्लासेस के केस में फाइंड नहीं कर सकते। ओपन एंड क्लासेस मैंने आपको बताया था लेक्चर 1 लेक्चर 2 में इसका, तो वो आप देखिएगा, ठीक है। तो ओपन एंड क्लासेस यानी कि अगर लिखा हुआ है लेस देन 10 है ये, या ग्रेटर देन 80 है, इस तरह लिखा हुआ है, तो ये इसकी ओपन एंड क्लासेस है जिसकी लोअर या अपर बाउंड नहीं होती। तो ओपन एंड क्लासेस केस में अरिथमेटिक मीन को फाइंड नहीं कर सकते। तो इसका बी आंसर करेक्ट है। अगला आ जाता है, हार्मोनिक मीन गिव्स मोर वेटेज टू, हार्मोनिक मीन जो होता है वो ज्यादा वेटेज किसको देता है, गिव्स मोर वेटेज टू स्मॉल वैल्यूज, लार्ज वैल्यूज, या पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू। अब देखें, हार्मोनिक मीन गिव्स मोर वेटेज टू, जो हार्मोनिक मीन होता है वो ज्यादा वेटेज स्मॉल वैल्यूज के देता है, जबकि
मोर वेटेड वो स्मॉल वैल्यूज को देता है, जबकि लेस वेटेड जो वो लार्ज वैल्यूज के देता है। ये मैंने इसका भी मैंने पार्ट 1 या 2 में मैंने इसका बताया हुआ है डिटेल से कॉन्सेप्ट देखे, ठीक है, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। अब देखें मीन जो होता है वो ज़्यादा वेटेज बड़ी वैल्यूज़ को देता है और कम वैल्यूज़ को कम वेटेज देता है, और इसमें जबकि हार्मोनिक मीन जो है वो ज़्यादा वेटेज मोर वेटेज स्मॉल वैल्यूज़ को देता है और जबकि लेस वेटेज लार्ज वैल्यूज़ को देता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब है और जब वेटेज देंगे तो हम क्या यूज़ कर रहे होंगे, वेटेड हार्मोनिक मीन यूज़ कर रहे होंगे जब हम वेटेज देंगे, वेट देंगे अपनी वैल्यूज़ को, ठीक है। तो ये है कि वेटेड मीन में और वेटेड हार्मोनिक मीन में ये फ़र्क होता है। वेटेड मीन में लार्ज वैल्यूज़ को लार्ज वेट मिलता है, स्मॉल वैल्यू को स्मॉल वेट मिलते हैं, जबकि वेटेड हार्मोनिक मीन में लार्ज वैल्यू को स्मॉल वेट मिलते हैं और स्मॉल वैल्यूज़ को लार्जर वेट मिलते हैं, ठीक है। तो उल्ट इसमें होता है, दोनों में डिफरेंस। इसकी वजह ये हार्मोनिक मीन क्योंकि इसमें टोटल जो वेट का सम होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो पॉइंट में वेट होते हैं 0.2 हो सकते हैं, 0.3, 0.5, टोटल सम वेट का 1 होगा। तो जब पॉइंट में वैल्यूज होती हैं, जितनी बड़ी वैल्यू पॉइंट में होगी वो उतना छोटा आंसर देगी, तो इस वजह से ये हार्मोनिक मीन बड़ी वैल्यूज का कम वेट होते हैं। अब हार्मोनिक मीन गिव्स लेस वेटेज टू कम वेटेज जो हार्मोनिक मीन में होता है वो लार्जर वैल्यूज का होता है। अगर बड़ी वैल्यूज है उनका अगर स्मॉल वेट लिखा हुआ है ना, अब इसमें पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यूज या स्मॉल वैल्यूज या लार्ज वैल्यूज, तो लार्ज वैल्यूज को अगर हमारे पास ज़्यादा वेट है तो उसका मतलब है वो लेस वेटेज उसको दिया गया हार्मोनिक मीन में। अगर कम वेट है तो उसका मतलब है वो ज़्यादा वेटेज रखते हैं, उसका मतलब वो लार्जर वैल्यू है, स्मॉल वेट अगर दिया हुआ। उसके बाद आ जाता है फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, ज्योमेट्रिक मीन इज suitable, not suitable और sometimes suitable, और ऑप्शन डी आप आ जाता है नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आपका फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट ज्योमेट्रिक मीन जो है वो नॉट सुटेबल होता है। ज्योमेट्रिक मीन भी और हार्मोनिक मीन भी ये दोनों नॉट सुटेबल होते हैं फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। हार्मोनिक मीन इसके भी ऑप्शन यही दिए हुए हैं। फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट हार्मोनिक मीन इज सुटेबल, नॉट सुटेबल, समटाइम्स सुटेबल, नन ऑफ द अबव। तो ये भी हार्मोनिक मीन भी फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ नहीं करते, नॉन सुटेबल होता है। हम रेशियो, हम जैसे क्वांटिटेटिव डेटा में डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डेटा होता है तो वो रेशियो इंटरवल का हो सकता है। तो रेशियो के डिस्क्रीट या कंटिन्यूस डेटा में अगर हमारे पास रेशियो का डेटा है तब हम इसको हार्मोनिक मीन को यूज़ करते हैं, इसके अलावा हम हार्मोनिक मीन को यूज़ नहीं करते फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट में। टेस्टिंग में भी हम देखा है कि उसमें भी हम यूज़ नहीं करते, तो यार फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए हार्मोनिक मीन को हम यूज़ नहीं किया जाता, नॉट सुटेबल, टेबल नहीं। For a highly variable series, the most suitable mean is highly variable series। जब बात की जाए तो most suitable mean जो होता है थीमेटिक मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन, और डी ऑप्शन आपका है नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है हार्मोनिक मीन। हाईली वेरिएबल सीरीज जो होती है उसके लिए हार्मोनिक मीन सूटेबल नहीं होता, इसका सी आपका आंसर है। The percentage of value in the set of value which are less than more than the median value। अब वो कह रहे हैं the percentage of value, बताएं कितनी परसेंटेज होती है वैल्यूज की in a set of value which are less than या more than the median value। ठीक है, ये मैं बना दिया यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पे मीडियन होता है आपका Q2, ठीक है, यहाँ पे आपका मीडियन होता है। इससे सारी वैल्यूज लेस या इससे मोर देन वैल्यूज कितनी होती हैं, लेस देन या मोर देन वैल्यूज, तो ये 50% होती हैं। ऑप्शन दिया हुआ था 100%, 75%, 50% और लास्ट है 25%। तो इसका करेक्ट आंसर 50% है। जो मीडियन से लेस देन या मोर देन होती हैं वो 50% वैल्यूज होती हैं, लेस देन भी 50 होती हैं, मोर देन भी। और द परसेंटेज ऑफ वैल्यूज ऑफ अ सेट विच इज बियॉन्ड द थर्ड क्वार्टाइल इज, वो वैल्यूज बतानी है जो थर्ड क्वार्टाइल से दूसरी तरफ है। परसेंटेज ऑफ वैल्यूज और सेट विच इज बियॉन्ड द थर्ड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल से जो दूसरी तरफ वैल्यूज हैं वो कितनी है। अब थर्ड क्वार्टाइल क्या होता है, 75% वैल्यूज होते हैं,
ठीक है। 75% से दूसरी तरफ कितनी रह जाती हैं? 25%। तो थर्ड क्वार्टाइल से दूसरी तरफ 25% वैल्यूज होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी आपका वो। The percentage of data of a set which are to the left of 7 decile is %12 है ये आपका। The percentage of data बताना है of a set which are to the left of 7th decile is। 7 decile कितना होता है आपका? 70% होता है। 70%। तो 7 decile से लेफ्ट साइड पे कितनी वैल्यूज होती हैं? अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये आपका बना दिया तो D7 यहाँ पे आएगा, यहाँ से लेके ये सारा ये कितनी लाइन लगाई, ये सारा का सारा ये D7 है। यहाँ पे आपका D7 बन रहा है, ये जान लाइन लगाई है, ठीक है। ये यहाँ तक ये सारा एरिया, ये तो ये आपका D7 हो गया। और यहाँ पीछे जो रह जाता है D3, ये 70% एरिया हो गया और यहाँ 30% हो गया। तो उसने पूछा है साइड विच आर टू द लेफ्ट ऑफ 7 डिसाइल, ये इस साइड राइट हो गया और इस साइड पे आपका लेफ्ट हो गया। लेफ्ट साइड पे 70% एरिया होता है 7th डिसाइल में, तो लेफ्ट साइड पे 7 हो 30% ओ 70% हो गया, जबकि राइट पे 30% है। तो इसने लेफ्ट साइड का पूछा था, तो लेफ्ट साइड पे 70% एरिया। द परसेंटेज ऑफ डेटा ऑफ अ सेट विच इज टू द राइट ऑफ 90th परसेंटाइल, 90th परसेंटाइल, ठीक है। 90th, लेकिन 90th परसेंटाइल 90% वैल्यू के 90th परसेंटाइल के राइट साइड पे कितने परसेंट वैल्यूज होती हैं, कितना परसेंट डेटा होता है वो बताना है हमने, ठीक है। तो 0% होता है, 10% या 90% या 80%, उसने राइट का पूछा है। तो ये तो 90th परसेंटाइल मैं कहता हूँ यहाँ तक है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 90% है, तो इसके राइट पे बाकी 10% रह जाता है। ये लेफ्ट है और ये राइट पे 10% डेटा है, तो इसका बी आंसर करेक्ट है। उसने राइट का पूछा था। पार्टीशन वैल्यू विल डिवाइड अ सीरीज इनटू 2 इक्वल पार्ट इज नोन है। पार्टीशन वैल्यू बतानी है जो डेटा को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है। सेकंड क्वार्टाइल है या थर्ड क्वार्टाइल है या फोर्थ क्वार्टाइल है या सिक्स्थ डिसाइल है। तो सेकंड क्वार्टाइल जिसे हम मीडियन भी कहते हैं, वो डेटा को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है, ठीक है। ये यहाँ पे सेकंड डिसाइल करो, सेकंड क्वार्टाइल करूँगा क्या, टू एक हिस्सा ये हो जाए, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा, 2 हिस्से हैं, डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, तो वो सेकंड क्वार्टाइल है। इसका करेक्ट आंसर है ये हो गया। In a distribution, the value around which the atoms tend to be most heavily concentrated is called। सी डिस्ट्रीब्यूशन जिसका वैल्यू अराउंड विद द आइटम्स टेंड टू बी मोस्ट हैवली कंसंट्रेट, जिस सी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हम उसकी वैल्यू को हैवली कंसंट्रेट कर रहे हों, ठीक है। तो हैवली हो, जिसकी फ्रिक्वेंसी हाई हो, वो क्या होता है, द वैल्यू, वो वैल्यू जिसके ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट किया जा रहा हो, टेंड टू बी मोस्ट हैवली कंसंट्रेटेड, जिसकी फ्रिक्वेंसी हाई हो, कंसंट्रेट किया जा, वो वैल्यू वो क्या होती है, मीन होती है, मीडियन होती है, मॉड होती है, थर्ड क्वार्टाइल होती है। कौन सा है, मॉड होती है। मैंने पहले भी बताया जिसकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है, मोस्ट कंसंट्रेट किया जा रहा हो, वो वैल्यू मॉड होगी। ज्योमेट्रिक मीन कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट, ज्योमेट्रिक मीन कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट, ज्योमेट्रिक मीन को हम क्या फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ, ग्रोथ रेट ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, या बोथ द अबव ऊपर वाले, या नॉन ऑफ ए एंड बी। तो ज्योमेट्रिक मीन दोनों के लिए यूज होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ और ग्रोथ रेट ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट दोनों के लिए। तो बोथ द अबव के सी आंसर। सम ऑफ द डेविएशन अबाउट मीन इज, सम ऑफ द डेविएशन अबाउट मीन इज क्या होता है, 0 होता है, मिनिमम होता है, मैक्सिमम होता है, या 1 होता है। तो ये आपको पता है सम ऑफ द डेविएशन अबाउट मीन इज, सम ऑफ द डेविएशन ये कि x माइनस x बार, ये इसका सम, समेशन x माइनस x बार, इसका सम जो होता है वो 0 की इक्वल होता है। सम ऑफ द डेविएशन अबाउट मीन है, मीन के डेविएशन x बार है, ठीक है। तो ये 0 होता है। सम ऑफ द डेविएशन अबाउट मीन इज 0 होता है, इसका ए आंसर करेक्ट है। सम ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन अबाउट मीडियन है,
वो मीन था और ये मीडियन आ गया, तो सम ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन अबाउट मीडियन इज, तो यहाँ मीडियन हो गया है मीडियन इसका एब्सोल्यूट डेविएशन का अगर मैं समेशन एक्स माइनस मीडियन का सम करूँ तो ये मिनिमम होता है, लेस देन 0 का फिगर, तो ये मिनिमम होता है। तो सम ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन अबाउट मीन इज मिनिमम, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो। हिस्टोग्राम यूजफुल टू डिटरमाइन ग्राफिकली द वैल्यू ऑफ, हिस्टोग्राम को हम कब यूज करते हैं टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मीन की या मीडियन की या मॉड की या ऑल द अबव की। हिस्टोग्राम से हमें मॉड की वैल्यू पता चलती है, ठीक है, हिस्टोग्राम से मॉड की वैल्यू पता चलती है। वो कैसे, ये यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे आपकी होती हैं क्लास बाउंड्रीज हिस्टोग्राम में, इस साइड पे आपकी होती है फ्रीक्वेंसी। जब हम क्लास बाउंड्री के आगे फ्रीक्वेंसी लगाते हैं, ऐसे ऐसे करते जाते हैं, ये फर्ज किया, ये ऐसे बनती है। तो जैसे ये कर्व बनती है ना, ये कर्व, तो यहाँ पे ये जो सबसे ऊपर पॉइंट आ रहा होगा, सबसे जो ऊंचाई पे, ये वाला आपका मॉड होता है, ठीक है, ये आपका मॉड होता है। तो हिस्टोग्राम को हम यूज करते हैं मॉड की वैल्यू फाइंड, हिस्टोग्राम से मॉड की वैल्यू फाइंड होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ सी, क्योंकि यहाँ क्लास बाउंड्रीज होती है, यहाँ फ्रिक्वेंसी होती है, जिसकी फ्रिक्वेंसी आई होती है वो मॉड होता है, वो वैल्यू मॉड होती है, तो इससे हमें मॉड का पता चलता है हिस्टोग्राम से। ग्राफिकली पार्टीशन वैल्यूज कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ, पार्टीशन वैल्यूज हम किसे कहते हैं, डिसाइल्स को, परसेंटाइल्स को, क्वार्टाइल्स को। जो मीडियन की फैमिली का हिस्सा है, परसेंटाइल, डिसाइल और क्वांटाइल्स, इन सब को हम पार्टीशन वैल्यूज कहते हैं। ऑक्टाइल्स वगैरह ये सब इसमें आ जाती हैं पार्टीशन वैल्यूज में। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, बार डायग्राम या लाइन डायग्राम और गिव कार, तो पार्टीशन वैल्यू को हम किसकी मदद से मालूम कर सकते हैं ग्राफिकली, इनमें से बताना है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की मदद से, बार डायग्राम, लाइन डायग्राम या गिव कार। तो पार्टीशन वैल्यूज का अगर हमें पता लगाना है तो वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की मदद से हम पता लगाते हैं, जिसे हम ऑगिव कार भी कहते हैं। तो ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। तो इसमें क्या होता है, पार्टीशन वैल्यू फाइंड करने के लिए इधर एक्स आ जाता है, इधर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है। लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है, ठीक है, इस तरफ। तो इधर से हम दोनों कर्व क्रिएट करके मीडियन भी फाइंड करते हैं। अगर मीडियन के अलावा पार्टीशन वैल्यू, परसेंटाइल, डिसाइल सब को, तो पार्टीशन वैल्यूज हम ऑगिव कार की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं इसमें। तो 4D आंसर है। तो बाकी भी मेरी सीरीज देखिएगा, पूरी सारी ये सीरीज देखिएगा। इसमें मैंने सारे स्टैट के वर्ड पेपर्स के MCQs मैंने इसमें बताए हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, किसी भी क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी आ रही है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला से मैं आपको बता दूँ। ओके, थैंक यू, शुक्रिया।